अगस्त 2025 की बात है। चीन के तट से कुछ किलोमीटर दूर ताइवान के किनमेन द्वीप पर सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। एक सामान्य से सुबह थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी एक हवाई हमले का सायरन इस शांति को भंग कर देता है। वहाँ के सरकारी दफ्तरों में लोग बत्तियां बुझा लेते हैं और मेज़ों के नीचे जाकर छिप जाते हैं। जो लोग मेज़ों के नीचे नहीं आ पाए वो लोग दफ्तर की पार्किंग में चले गए। पास के एक अस्पताल में डॉक्टर खून से लथपथ लोगों का इलाज भी करने लगे, लेकिन ये खून नकली था। जिन लोगों को चोट लगी थी वो भी नकली थी। ये घायल लोग वॉलेंटियर एक्टर्स थे। सभी लोग एक सिविल डिफेंस ड्रिल में हिस्सा ले रहे थे। इस तरह के सिविल डिफेंस और मिलिट्री ड्रिल ताइवान में लगातार होती रहती है। इसमें वहाँ के लोगों का हिस्सा लेना अनिवार्य होता है, ताकि अगर किसी सुबह चाइना अचानक ये कर ही दे, हमला कर दे, तो लोगों की जान बचाई जा सके और स्थिति को काबू करने की कम से कम कोशिश तो हो ही, प्रशासन की तरफ से, जनता की तरफ से। ताइवान पर चीन के संभावित हमले की बात हवा हवाई नहीं है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। जब भी ताइवान का कोई नेता अपने मुल्क की आज़ादी की बात करता है, उसे एक आज़ाद देश बता देता है, तो चीन कभी भी बयान देने से चूकता नहीं है। एक सख्त और तल्ख बयान हमेशा उनकी तरफ से आता है। अमेरिका भी कई बार ताइवान युद्ध से जुड़ी चेतावनियां जारी करता रहता है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने तो संभावित हमले की टाइमलाइन भी दी। उन्होंने कहा है कि जिनपिंग ने अंदर खाने अपनी फौज को 2027 तक ताइवान पर भारी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। वो बना भी रहे हैं वो इन्वेजन बार्जेस वगैरह। ताइवान के विदेश मंत्री ने 2023 में भी इस तरह की आशंका को दोहराया था। वो भी ये बात मानते हैं कि 2027 तक चीन के साथ ताइवान की जंग हो सकती है, इसलिए तैयारी की जरूरत है। यानी ताइवान पर हमले का खतरा इमेजिनरी नहीं है। चीन भले खुद ताइवान पर हमले की बात नहीं कहता हो, लेकिन वो इससे इनकार भी नहीं करता कि वो बाय मिलिट्री मीन्स ताइवान को हथियाना चाहते हैं। अब बात जब दो लोगों के बीच तक रहती है, तब तक ये आपसी मामला रहता है ना, प्रेमियों के बीच, पति पत्नी के बीच झगड़े की तरह। लेकिन जैसे इसमें कोई तीसरा पक्ष घुस जाता है तो बात बिगड़ने लगती है। इन दिनों जापान की तरफ से ताइवान और चाइना के संबंध में कई टिप्पणियां आ रही हैं। जापान वो तीसरा पक्ष बन रहा है जिससे बात बिगड़ने की आशंका है। जापान को नई प्रधानमंत्री मिली है, साने ताकाइची। जापान की हिस्ट्री में पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनके बयानों से चीन नाखुश है। इन्होंने कहा है कि चीन अगर अपनी सेना हमारे आसपास भी लाता है तो अच्छा नहीं होगा, आप आग से खेलना बंद कर दीजिए। अब जब चीन और ताइवान के विवाद में जापान की एंट्री हो रही है, जानकार कह रहे हैं कि इससे विवाद सुलझने का रास्ता तो नहीं ही निकलता है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि जापान और चीन की ये जो नई अदावत है कैसे शुरू हुई। हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। क्या चीन इससे भड़ककर ताइवान पर हमला कर ही देगा, और अगर ऐसा हुआ तो यूएस किसका साथ देगा? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। चीन और जापान की अदावत, उनकी दुश्मनी नई नहीं है, बरसों दशकों पुरानी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय जापानी सैनिकों ने लाखों चीनियों को बेरहमी से मारा। उनके बच्चों और महिलाओं तक को जापानी सेना बख्शती नहीं थी। इसलिए चीनियों के मन में जापान के प्रति नफरत का भाव है। कॉलोनाइज भी किया था मंचूरिया का इलाका। अब जब हमने कहा शुरू से नफरत है, तो उससे मुराद चीन की आज़ादी के समय से है, जो अभी मॉडर्न चाइना आपको दिखता है। अच्छा, ये नफरत का भाव सिर्फ पॉलिटिकल भी नहीं है, ये नफरत आवाम में भी है। चीनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जापान को पसंद नहीं करता। जब 1990 में चीन अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर रहा था, तब उसने अपने स्कूल के सिलेबस में वर्ल्ड वॉर के चैप्टर्स को और बढ़ाया। इसमें जापानी क्रूरता को और स्पेस मिला, ताकि चीनी कौम अपने इतिहास को अच्छे से समझ भी सके, लामबंद भी हो सके। ऐसा कहीं और भी हो रहा है। इसमें नानकिंग नरसंहार जैसे चैप्टर्स को ऐड किया गया, जोर दिया गया। जापान में इसे नानकिंग इंसिडेंट कह दिया जाता है, लेकिन दुनिया की नज़र में ये रेप ऑफ नानकिन था, जब जापान की सेना ने संस्थागत रूप से एक नीति बना करके नानकिंग में हज़ारों महिलाओं का रेप किया। इतने एम्बैरस हुए थे जापान के एम्परर नानकिंग की घटना से कि बाद में उन्होंने कंफर्ट विमेन देने की बात सोची, और उसको फिर आर्मी में लागू भी किया गया कि ये जा करके जहाँ भी जाते हैं रेप्स करते हैं तो इनको राशन मिलना चाहिए। सेक्स रेशन की बात हुई, इसीलिए फिर कंफर्ट वुमेन का कॉन्सेप्ट आया।
खैर वापस टॉपिक पे लौटते हैं। फिर चीन में एंटी जापान प्रोटेस्ट भी होते ही रहते हैं। 2012 में सबसे भयानक प्रोटेस्ट हुए थे दियाओ यू आइलैंड्स की वजह से। दोनों इस पर क्लेम करते हैं, चीन और जापान। 2012 में जापान की सरकार ने इसे अपना बता दिया। फिर चीन की सोशल मीडिया साइट्स पर जापानियों के इस क्लेम का पोस्ट वायरल होने लगा। इससे चीन में जापान के खिलाफ प्रोटेस्ट और भड़क गए। कई जापानीज कंपनियों की गाड़ियां फूंक दी गई, कुछ जगह मेड इन जापान सामान जलाया गया। लोग जापानी ब्रांड की कार चलाने वालों को रोककर पीट भी दे रहे थे। चीन में 2012-13 के दौरान होंडा, टोयोटा, निसान इन गाड़ियों मतलब इन कंपनियों की बनाई गाड़ियों पर भीड़ ने हमले किए। ये हरकत अक्सर उग्र राष्ट्रवादी भीड़ करती थी। चीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित एंटी जापान टीवी ड्रामास और फिल्म्स का पूरा एक उद्योग है ना। फॉर्मूला फिल्म्स बनती है वहाँ पे। इन फिल्मों में जापानी सैनिकों को हमेशा बर्बर, निर्दयी और चीन विरोधी दिखाया जाता है। कुछ ड्रामा यानी कि कुछ जो सीरियल्स होते हैं इतने अतिरंजित होते हैं, इतनी अति उसमें दिखाई जाती है कि चाइना में भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या है। फिर भी आपको ये चीज़ दिखाती है कि नैरेटिव जो एंटी जापान नैरेटिव चीन में है वो कितना गहरा है। कभी कभार अगर जापान की खूबसूरत जगहों की तस्वीर या वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर चलने लग जाते हैं तो रीच घट जाती है, जबकि जापान की आलोचना वाली पोस्ट्स वायरल होने दी जाती हैं, वो बूस्ट होती हैं एक तरह से अलगों में। ये बातें तो कई बरसों से चल रही, लेकिन इस अदावत में आग में घी का काम किया 21 अक्टूबर 2025 की घटना में। इस दिन साने तकाइची जापान की नई प्रधानमंत्री बनी। इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री हुई हैं जापान की। कट्टर दक्षिणपंथी रही हैं, रूढ़िवादियों को बहुत खुश करती हैं। लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी को कुछ खास भा नहीं रही हैं, लेकिन एक पॉपुलिस्ट नेता के तौर पर उनका उभार आप खारिज नहीं कर सकते। ट्रंप के साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। अक्टूबर की शुरुआत में ट्रंप जब जापान गए थे तब भी दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब शेयर हुई थी और इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। साने तकाइची जब से चुनकर आई हैं तब से वो लगातार ताइवान और चीन के संबंध में बयान दे रही हैं। वो पहले से ही एक एंटी चाइना नेता के तौर पर जानी जाती हैं। भले ही जापान ताइवान को मान्यता न देता हो, लेकिन उसके साथ धंधा पानी करता है, उससे पक्की दोस्ती उसकी है और उसे एक अहम अलाई का दर्जा भी जापान ने दिया हुआ है, एक अहम साथी मानता है। अब हुआ ये कि पिछले हफ्ते 7 नवंबर को जापान में एक पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही थी। उस दौरान एक विपक्षी सांसद ने पीएम तकाइची से पूछा कि ताइवान के आसपास की कौन सी परिस्थितियां जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। इस शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, आगे काम आएगा। तकाइची ने जवाब दिया, अगर वहां बैटलशिप्स हैं और वहां बल का प्रयोग किया जाता है तो आप इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचें, ये हमारे लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन यानी अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन जापान में बड़े ध्यान से इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, एक लीगल टर्म है वहां पर। इसका जिक्र जापान के 2015 वाले सिक्योरिटी लॉ में किया गया है। कानून कहता है कि अगर आपके अलाई पर खतरा है और वो जापान के लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकता है तो जापान को पूरा अधिकार है कि वो अपने अलाई के बचाव में अपनी फौज भेज सके। इसीलिए भी अहम है क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई, यूएस ने जापान को ऑक्यूपाई किया, वहाँ का संविधान लिख के दिया और उन्होंने उसमें लिखा कि आपकी फौज नहीं होगी। एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस बात को बहुत बढ़ावा दिया गया कि जापान को शांति का ही अब दूत बनना पड़ेगा। जापान में जो लोग चाहते भी थे कि मिलिट्री हो या एक एक्सपीडिशनरी फोर्स दोबारा खड़ी की जाए, उनको चुप कराया जाता था। अब तकाइची आई हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी और इन्हीं बदलावों को अकोमोडेट करने के चक्कर में एक यूएस गारंटी की तरह ये कानून आया था। अब जापान की संसद में ये सब डिस्कस हो रहा है। कहीं भी चीन का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन संदर्भ ताइवान का था। ऑब्वियसली चीन की बात हो रही है। चीन ने इस बयान को खुद से जोड़ा, कड़ी प्रतिक्रिया दी। फॉरेन विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जापान की भाषा उकसावे वाली है, इस बयान को वापस लेना चाहिए। सीसीपी के अंदर खलबली मच गई है क्योंकि जापान की तरफ से इस तरह की धमकी वाली भाषा जनता को भी नाराज कर सकती थी। अब 7 को ये सब हुआ। 8 नवंबर को जू जियान नाम के एक चीनी डिप्लोमेट ने जापान की पीएम तकाइची से जुड़ा एक विवादित आर्टिकल एक्स पर शेयर कर दिया। जियान चाइना के कॉन्सुल जनरल हैं और जापान के ओसाका शहर में इनकी ड्यूटी है, यानी एक चाइनीज ऑफिशियल जो जापान में रहते हैं। जियान ने जो आर्टिकल शेयर किया था उसमें जापान के प्रधानमंत्री तकाइची का सर कलम करने की बात लिखी हुई थी क्योंकि उन्होंने चीन के खिलाफ बयान दिया था। जियान ने आर्टिकल शेयर करने के कुछ ही देर बाद ये पोस्ट डिलीट भी किया, लेकिन तब तीर कमान से निकल चुका था, या ये कह लीजिए कि उन्हें शेयर तो करना ही था, चाहे बाद में डिलीट करना पड़े। जापान ने विरोध जताया। जापान ने कहा कि आपने लाइन क्रॉस की है क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप अल्टीमेटली एट आर प्लेजर यहाँ पे ओसाका में रहते हैं।
जियान को निष्कासित करने का प्लान बनाया गया भाई कि आप वापस जाइए चाइना, लेकिन अब तक ऐसा किया नहीं गया है। लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। चीन कह रहा है कि आप संसद में की गई टिप्पणी पर माफ़ी मांगिए, उसे वापस लीजिए। जापान का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर जो बात होती है उसके लिए ना हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना उसमें आपको कोई रिकॉर्ड दे सकते हैं। 8 नवंबर को तकाइची ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये भी कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये सरकार के पारंपरिक रूप के अनुरूप ही है और ये हमारी पॉलिसी है ना। इतने साल पहले कानून बन चुका है। अब थोड़ा रुककर सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन पर बात करते हैं। 2015 में जापान का नया सिक्योरिटी लॉ बना था। इसमें अमेरिका का बड़ा स्टेक था। उनकी रजामंदी के बिना बन भी नहीं सकता था, क्योंकि जापान जैसे खुद को आर्म करने लगता है, यूएस में लोग घबराने लगते हैं। पर्ल हार्बर वो भूले नहीं हैं। इसी कानून के जरिए अमेरिका ने जापान को एक तरह से सुरक्षा गारंटी दी थी। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की पहली बार बात हुई थी। यूक्रेन में जो हुआ है उसके बाद यूएस सिक्योरिटी गारंटीज़ को कितनी गंभीरता से लिया जाए ये सवाल बना हुआ है। लेकिन हम 2015 की बात कर रहे हैं, जब अमेरिका की बात का कुछ वजन होता था। अब अमेरिका इस कानून की मदद से चीन को काउंटर करना चाहता था कि कल को अगर जापान के साथ कुछ होता है तो हम हैं, इसलिए ये कानून लाया गया। ऊपर से चीनी खतरा तो जापान के लिए भी बढ़ ही रहा था। जैसे हमने पहले बताया, एक तरफ से चाइना को काउंटर करने, दूसरी तरफ वो जापान में उन एलिमेंट्स को भी असवाज करना चाहते थे जो लगातार ये पूछ रहे थे कि इतना महान देश, इसकी सेना कहाँ है। कुछ आइलैंड्स को लेकर दोनों देशों की तू मैं पहले ही हो चुकी थी, आप जानते हैं जापान और चीन की। ऐसे में जब ये कानून बनाया गया तो इसमें सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन पर भी बात की गई। अब सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन पर बात तो की गई, लेकिन क्लैरिटी नहीं दी गई। जैसे ये बात पता चलती है कि किसी अलाई पर हमला होता है तो उससे जापान को नुकसान हुआ, जैसे उसकी गैस, खाने वगैरह की सप्लाई प्रभावित होती है, तो किस पॉइंट पर अस्तित्व को खतरा माना जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। अब इस अधूरी व्याख्या के चलते जापान के नेता इसका जिक्र कर देते हैं, चीन की तरफ इशारा कर देते हैं। जब वो नाराज होते हैं तो कहते हैं कि हमने आप पर हमले की बात कही नहीं। इस सेंटेंस में कहाँ चाइना लिखा है बताओ। लेकिन चीन बाल की खाल तो निकालता है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़रूरत पड़ने पर जापान ताइवान को सैन्य सहायता देगा, क्योंकि अगर जापान के अस्तित्व पर खतरा होता है तो उसे युद्ध में कूदना पड़ेगा। और 2015 में जो लीगल अश्योरेंस यूएस से मिला है उसके बाद जापान थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेगा ऐसा करने में। अब ये सब हम जानते हैं बहुत वेग स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप अभी चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं, G2 जैसे टर्म देकर चीन के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका किसका साथ देगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी क्वाड की बात भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सी की बात कर रहे हैं, चाइना। पर एक बात अच्छी तरह नोट की जानी चाहिए कि भले ही जापान के लिए अस्तित्व का खतरा हो या न हो, ताइवान के लिए आने वाले समय में चुनौती होगी। CIA के इंटेलिजेंस पे कहती है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है, वो इन्वेजन बार्जेस बना रहे हैं। आज नहीं तो कल ऐसा होगा। अब जापान भी इस विवाद में शामिल हो रहा है। इससे ताइवान में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञ और चिंतित हैं। उन्हें खुशी नहीं हो रही है कि कोई हमारे पक्ष में बोल रहा है। वो वही लॉजिक दे रहे हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि अगर एक विवाद में 2 पार्टियां शामिल हैं तो संभव है कि वो आपस में उसको सुलझा लें। तीसरी पार्टी शामिल होती है तो बहुत चांस है कि विवाद और भड़क जाए। ताइवान के फेमस इन्फ्लुएंसर जिम पॉस ने यही बात कही। उनका मानना है कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा शायद, लेकिन अगर उसे उकसाया जाएगा, भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो ज़रूर चीन का हमला होगा। ये सारी जानकारी आपके लिए साजिद ने जुटाई थी और आयान ने रिकॉर्ड की थी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजदूत के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।